हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था आपके साथ आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। उसका मैंने आपको मीनिंग, उसका डायग्राम और हमने उसकी एडवांटेजेस स्टडी किए थे। आज हम उसकी लिमिटेशंस और उसकी सुटेबिलिटी स्टडी करेंगे। देखिए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो कि आपके मेनली फंक्शंस पे डिपेंड करता है। अब आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने टाइप के फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं उतने ही हमने डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए थे। अब आपके पास जब हम लिमिटेशंस की स्टडी कर रहे हैं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो कि आपके फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है, उसमें क्या क्या कमियां रहेंगी। देखिए, सबसे पहले लिमिटेशंस की जब हम स्टडी करते हैं, खामियां क्या हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। फर्स्ट लिमिटेशन है इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, डिपार्टमेंट्स जो थे, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और पर्सनल, ये 4 डिपार्टमेंट्स हमने आके कंसिडर किए थे। अब चारों डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं वो अपने आप को स्पेशलिस्ट समझते हैं और हैं भी वो अपने आप में स्पेशलिस्ट। अब उनको क्या लगता है कि मुझे सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट पे फोकस करना है और हर डिपार्टमेंटल हेड जो है वो अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में लगा रहता है। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट क्या सोचेगा, मैनेजर क्या सोचेगा कि मेरे को सिर्फ बेस्ट मार्केटिंग टूल्स यूज़ करके मार्केटिंग अच्छी करनी है। प्रोडक्शन कैसा हुआ है, फाइनेंस अवेलेबल है या नहीं कंपनी में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपके पास आपके वहाँ पे अब कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव था वो चारों डिपार्टमेंट्स जब आपस में मिलेंगे तो ही वो अचीव हो सकता है। बट वो आपके पास आपके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आपका इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे एक टीम है, नॉन बिजनेस एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें, एक टीम है, आपके पास कोई भी हम गेम ले लीजिए। अब आपके पास उस टीम का मेन ऑब्जेक्टिव तो क्या रहेगा कि हमें जीतना है। बट अगर उसमें आपके पास चारों बंदे जो हैं वो स्पेशलिस्ट हैं अपने अपने फील्ड में, चाहे आपके पास वो आके किसी भी तरीके से लगा लीजिए, वो चारों ये सोचे मैं बेहतरीन हूँ दूसरे से, तो वो एक पर्सन एक टाइम पे क्या सोचेगा, मुझे खुद को अच्छा बनाना है, मेरी टीम का क्या है, मुझे उससे मतलब नहीं है। तो सेम वे आपके पास आपके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंसेज आती हैं। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। यह आपसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है 1 मार्क में कि आपके पास कौन से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने में इश्यूज आते हैं। आपका आंसर होगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्यों होगा ऐसा? जब आपके पास सभी जगह आपके स्पेशलिस्ट बैठे हैं तो वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहेंगे। वो क्या सोचेंगे, मैं ही सबसे अच्छा हूँ और मैं क्यों सामने वाले से जाके इनिशिएटिव लूँ, वो मुझसे आकर के बात करेगा और वहाँ पे वो ईगो इशू आने स्टार्ट होते हैं और आपके पास कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है। एक नॉन बिजनेस एग्जाम्पल ले लीजिए। आप कई बार फैमिलीज में भी ये चीज़ें देखते होंगे कि जब फैमिली में आपके पास 4 इक्विवेलेंट मेंबर्स बैठे होंगे तो चारों ये सोचेंगे किसी फंक्शन के टाइम पे कि वो मुझे 10 बार आके टोकेगा तो मैं जाऊंगा या जाऊंगी। अब जब तक वो मेरे को बोलेगा नहीं, मैं सामने से इनिशिएटिव नहीं लेने वाला या नहीं लेने वाली। तो जैसे वहाँ पे ईगो इशू आते हैं और वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, फैमिली के इश्यूज में भी कई बार सेम वे आपके पास यहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी होता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट्स बन गए हैं। हर डिपार्टमेंटल हेड चाहता है मेरा डिपार्टमेंट दूसरे से बेटर हो और कंपनी के जितने भी रिसोर्सेज मिलेंगे जनरल मैनेजर से वो मेरे डिपार्टमेंट को सारे मिल जाएं, वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट को ना मिले और जनरल मैनेजर जो है वो मेरे फेवर में रहे। तो हर कोई आपके जनरल मैनेजर की नज़रों में अच्छे बनने के लिए आपके पास चीज़ें जो हैं वो करना शुरू कर देगा और जिससे क्या होएगा, प्रोडक्शन वाला, मार्केटिंग वाला, पर्सनल वाला और आपके पास आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट, चारों में कन्फ्यूज़न होगा, कॉन्फ्लिक्ट होंगे क्योंकि चारों एक दूसरे को सरपास करने की कोशिश कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं सेल्फिश एटीट्यूड के आने के चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट है हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट। जब कंप्लीट ग्रोथ की हम बात करते हैं तो कंप्लीट ग्रोथ नहीं हो पाती है आपके डिपार्टमेंटल हेड्स की, क्योंकि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंटल हेड है वो सिर्फ प्रोडक्शन में आपकी एक्सपर्टीज रखेगा, उसको फाइनेंस, मार्केटिंग या आपके दूसरे डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं होगा, उसको दूसरे डिपार्टमेंट्स में किस तरीके के फंक्शंस हो रहे हैं उसका कोई आइडिया नहीं होगा। वो सिर्फ एक दायरे तक सीमित रहेगा, जिसको आप ये बोल सकते हैं कि मेंढक का कुएं का मेंढक ही बन करके रह पाएगा। उसको पता ही नहीं रहेगा कि आगे चीज़ें क्या हैं, वो वर्सेटाइल नहीं बन सकता, उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाती है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। तो लिमिटेशंस है, या आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है।
सुटेबिलिटी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सूट कहाँ करता है, किस कंपनी में या किस ऑर्गेनाइजेशन में हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है जहाँ पे आपका जो बिजनेस का साइज है वो बड़ा है, स्पेशलाइजेशन आपको रिक्वायर्ड है, फंक्शंस की स्पेशलाइजेशन आपको रिक्वायर्ड है, आपको स्पेशलिस्ट हायर करने अपनी कंपनी में, एक प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट हो, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो, पर्सनल स्पेशलिस्ट हो, फाइनेंस मैनेजर स्पेशलिस्ट हो। जब आपको एक फंक्शंस के तौर पे आपके पास आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स का, क्योंकि फोकस कहाँ पे है, फंक्शंस के ऊपर, तो वो उस टाइम पे आपको आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो करना है। थर्ड पॉइंट, जहाँ पे मेजर प्रोडक्ट आपका एक ही होगा, ये मैंने आपको कल भी बताया था, प्रोडक्ट एक है, फंक्शंस अलग अलग हो सकते हैं और होंगे ही, क्योंकि फंक्शंस के बेसिस पे ही हम कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रहे हैं। बट आपके पास आपका ये जो एक पॉइंट है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटीज नीडेड, अभी के लिए आप इसको यहाँ पे सिर्फ कंसिडर कीजिए। ये 5.3 में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है। तो ये तो था आपके पास एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और सुटेबिलिटी ऑफ योर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आपके सिलेबस में जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो आता है सॉरी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो इसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। फंक्शनल में तो हमने स्टडी किया कि फंक्शंस अलग अलग हैं पर मेजर प्रोडक्ट एक ही है। अब एक ऐसी कंपनी कंसिडर करते हैं जहाँ पे मेजर प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है। अब उस केस में क्या होगा, अगर हम कंपनी को तरीके से डिज़ाइन नहीं करेंगे, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर हमने अच्छे से स्टडी नहीं किया है या अच्छे से फ्रेम नहीं किया है, फ्रेमवर्क अच्छा नहीं तैयार किया, तो क्या होगा, अगर 4 मेजर प्रोडक्ट है तो ये होगा, एक तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाकी 3 मार्केट से बाहर हो रहे हैं, या एक में तो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, बाकी 3 में लॉसेस कमा रहे हैं, या एक में तो फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म हो रहे हैं, बाकी 3 में फंक्शंस ही नहीं हो रहे हैं, या 3 में हो रहे हैं तो एक में नहीं हो रहे हैं। उस टाइम पे हम इक्वल वेटेज नहीं दे पाएंगे सभी मेजर प्रोडक्ट्स को। जब कंपनी के प्रोडक्ट्स मोर देन वन है एंड दैट टू इन अ मेजर प्रोडक्ट्स, जैसे टाटा में आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स भी हैं, आपके होटल्स की चेन भी है, तो आपके पास आपके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट लाइन ही चल रही है आपकी बिजनेस की। तो उस केस में अगर टाटा एक ही आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो करेगा तो आपके पास कोई ना कोई बिजनेस छूट जाएगा जिसको हम इक्वली कंसिडर नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है टोटली, या आपके पास एक कह लीजिए मेजर प्रोडक्ट्स जो है वो मोर देन वन है, उस केस में हमें डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। वहाँ पे हम डिविजन्स बना देते हैं आपके प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए फंक्शनल और डिविजनल में यहाँ तक तो आपका कॉमन रहेगा, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और आपका जनरल मैनेजर। फंक्शनल में भी हमने ये स्टडी किया था कि आपके शेयर होल्डर्स जो हैं वो नॉमिनेट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अपॉइंट करते हैं आपके जनरल मैनेजर को। अब यहाँ पे डिवीजन हो जाता था 4 डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स में, बट यहाँ पे आपके पास हमने क्या स्टडी करा है, हमने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग डिवीजन बनाए हैं। जैसे अगर एक कंपनी मेटल प्रोडक्ट्स डिवीजन बना रही है और दूसरा उसका प्लास्टिक प्रोडक्ट है, तो हम दोनों पे अलग अलग ध्यान देंगे, मेटल में अलग और प्लास्टिक के लिए अलग डिवीजन बनाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें, जो मशीनरीज आपके पास मेटल प्रोडक्ट्स बना रही हैं वो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स नहीं बना सकती हैं, और जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बना रही हैं वो मेटल प्रोडक्ट्स नहीं बना सकती हैं। सपोज कीजिए कोई कंपनी आपके पास इंडस्ट्रियल गुड्स भी सेल कर रही है या मेटल आइटम्स भी सेल कर रही हैं, तो दूसरी तरफ वो छोटे बच्चों के टॉयज बना रही है, तो हमें टॉयज बनाते वक्त तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का, क्योंकि छोटे बच्चों की हेल्थ के साथ कंसिडर करना है। तो उस केस में टोटली डिफरेंट आपके पास अलग हो गया है, तो टोटल अटेंशन पे करना पड़ेगा मेटल वाले पे भी और प्लास्टिक वाले पे भी, ताकि दोनों की क्वालिटी जो है वो कंसिडरेबल क्वालिटी रहे। यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, फंक्शंस आपके सेम रहेंगे, जितने डिपार्टमेंट्स आप इधर बना रहे हैं सेम डिपार्टमेंट्स वो इधर रहेंगे। इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, बट आपके पास जैसे आपने यहाँ प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और पर्सनल डिपार्टमेंट क्रिएट किए हैं, सेम में वही आपके पास आपके प्लास्टिक डिवीजन में भी है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड पर्सनल डिपार्टमेंट। तो आज हमने स्टडी किया लिमिटेशन, सुटेबिलिटी ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड डायग्राम ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसको प्रैक्टिस कीजिए। कल हम स्टडी करेंगे आपकी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की लिमिटेशंस, एडवांटेजेस और उसकी सुटेबिलिटी। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।